हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? देखो, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है ना, और ज़्यादा आपको मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। और आज की जो अपनी क्लास है 21वां एपिसोड रहेगा। इसमें आज हम एक कंबाइंड जो है रेंडमली टेस्ट ले लेते हैं। सारे चैप्टर्स को कंबाइन करके हर चैप्टर से कुछ न कुछ क्वेश्चंस इसमें हमने लिए हैं। तो एक्चुअली क्या होगा कि जैसे एक एक टॉपिक हम पढ़ते जाते हैं ना, पिछले टॉपिक कई बार भूल जाते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते टाइमली। तो इसलिए अपना हर टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा, हर चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर टॉपिक से एक एक प्रश्न लिया हुआ है। तो देखो, पहला प्रश्न आपके सामने है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि माने जाते हैं। बच्चों, आपको याद होगा तुलसीदास कहते हैं ना कि तुलसी सरनाम गुलामु है राम को। तो भाई तुलसीदास जी तो अपने आप को स्वयं ही भगवान राम का गुलाम कहते हैं। फिर कहते हैं ना, जाको जो रुचे सो कहे कछुओ, जिसको जैसा रुचे उस नाम से आप मुझे बुला सकते हैं। पर हमें यहाँ पे बताना है कि हमारे पास 4 प्रकार की जो शाखाएं लिखी हुई है, इसमें से तुलसीदास जी किस शाखा में आते हैं। चलो, आप लोग आंसर आता होगा आप लोगों को, अगर नहीं आता और परमानेंट मैं याद करा देता हूँ। एक क्या होता था बच्चों, भक्ति काल था ना। भक्ति काल आप लोगों को याद होगा, हिंदी साहित्य का जो अपन इतिहास जब पढ़ते हैं, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, पहले ये सिलेबस में हुआ करता था। तो भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है बच्चों सगुण भक्ति और दूसरा होता है निर्गुण भक्ति। एक होता है सगुण भक्ति और एक है दूसरा है निर्गुण भक्ति। अब ये जो सगुण भक्ति है बच्चों, इस सगुण भक्ति को भी 2 भागों में 2 शाखाएं हैं इसकी भी, और निर्गुण की भी 2 शाखाएं हैं। अगर हम सगुण की 2 शाखाओं की बात करें तो एक तो है भाई राम भक्ति शाखा, एक तो राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। और इसी तरीके से जो निर्गुण भक्ति है, इसकी भी 2 शाखा हैं। एक है प्रेम मार्गी शाखा और दूसरी है ज्ञान मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी, ठीक है। तो अब ये देखो, जो हमारे सामने लिखी हुई ये 4 शाखाएं, ज्ञान मार्गी ये रही ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी ये रही प्रेम मार्गी, राम मार्गी ये रही राम मार्गी शाखा, और कृष्ण भक्ति शाखा ये रही कृष्ण मार्गी शाखा। अब इनका सबका एक एक प्रतिनिधि कवि है। जैसे अपन राम मार्गी शाखा की बात करें तो इसमें तुलसीदास जी आते हैं, राइट, इसमें तुलसी आते हैं। अगर हम कृष्ण भक्ति शाखा की बात करें तो इसमें सूरदास आते हैं। सूरदास जी सर्वोपरि कवि हैं। और इसके बाद अगर हम प्रेम मार्गी शाखा की बात करें तो इसमें मलिक मोहम्मद जैसी आते हैं भाई, राइट, मलिक मोहम्मद जैसी आते हैं। और ज्ञान मार्गी शाखा की बात करें तो इसमें जो है वो कबीर आते हैं, इसमें कबीर जी आते हैं और गुरु नानक देव आदि आदि। तो ये है अपना टोटल, और इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। तो अब हम देखो प्रश्न क्या है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि माने जाते हैं। तो बच्चों, तुलसीदास जी राम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़े, आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो चुका होगा। और 1 मिनट, यस, मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट आंसर होगा भाई, तुलसीदास जी राम मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है। निराला को हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, निराला का हमने बादल राग पढ़ा बच्चों, निराला का हमने सरोज स्मृति पढ़ा हमने। तो दोनों जगह हमने देखा निराला की इसमें से कौन सी रचना नहीं है। अनामिका बिल्कुल निराला की रचना है, कुकुरमुत्ता ये भी निराला की रचना है, परिमल ये भी निराला की रचना है, और आत्मजयी ये निराला की रचना नहीं है। तो सही जवाब रहेगा बच्चों इसका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। और रोज की तरह आज भी जो जो क्वेश्चंस का आंसर आता है ना, आप लोग खाली बैठ के सुनना नहीं है, क्योंकि जब खुद एक्टिव रहते हैं ना तो चीजें जल्दी याद हो जाती है। जब पढ़ते हैं तब भी लिख लिख करके चीजों को याद करना है, पूरा नहीं लिखो तो खास खास पॉइंट्स लिख दिया कीजिए, कुछ न कुछ जरूर लिखना है। तो अभी जब आप क्लास देख रहे हो तब भी आप थोड़ा सा आंसर देते रहिए, कमेंट करते रहिए। राइट आंसर को आप देते रहेंगे तो आपका एकदम एक टेस्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि फिराक गोरखपुरी के साहित्य में किस छंद का प्रयोग हुआ है। छंद तो हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, हिंदी साहित्य में कंपलसरी में नहीं है, बट जो बच्चे हिंदी साहित्य के हैं उन्हें पता होता है कि छंद क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो वर्णिक छंद है बच्चों, वर्णिक छंद जिसमें वर्णों के आधार पर छंद की रचना की जाती है। एक गजल होती है जो आपने गजलें सुनी होगी, और एक है रुबाया, और फिर है मुक्तक जिसमें किसी न तो मात्रा और न वर्ण के आधार पर जब छंद की रचना की जाती है तो वो मुक्तक होता है। बट जो ये
जो है ना गोरखपुरी साहब, इनकी जो रचनाएं जो हमारे सिलेबस में जो चीज़ें ली गई है वो है, इनकी जो छंद है वो है रुबाया, नाम भी लिखा है ना रुबाया, फिर गोरखपुरी साहब की रुबाया, तो वो है रुबाया छंद। नेक्स्ट प्रश्न होता है बच्चों, अगला क्वेश्चन है उमा शंकर जोशी। उमा शंकर जोशी ने संस्कृत के किस साहित्य का गुजराती में अनुवाद किया है? तो बच्चों देखो, गुजराती में अनुवाद किया, ध्यान रखना है ना, और वो भी संस्कृत साहित्य का। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम और मृच्छकटिकम, वैसे ये सारी कालिदास जी की रचना है। और इसमें से जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, शकुंतला की प्रेम कहानी आपने पढ़ी होगी, उसकी कहानी सुनी होगी, तो वही अभिज्ञान शाकुंतलम है। और इसी का वर्णन, इसी का अनुवाद, ट्रांसलेशन इन्होंने इंग्लिश में किया है। उमा शंकर जोशी, छोटा मेरा खेत, कागज का पन्ना। तो राइट आंसर है बच्चों अभिज्ञान शाकुंतलम, इस प्रश्न का ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं देख रहा हूं कौन कौन कमेंट कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है, इसलिए आप करते रहिए, बिल्कुल मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं, और कमेंट करोगे ना तभी चीजें याद होगी। कमेंट मतलब आंसर बताना है आपको, और कुछ चीजें नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि लक्ष्मी के पिता ने शास्त्र से आगे रहने की ख्याति कैसे कमाई थी? याद करिए, जब लक्ष्मी छोटी सी थी और जब उसका विवाह हो जाता है तो उसी समय ये कहा गया था कि भाई पिता ने भी जो है वो शास्त्र में आगे रहने का अपना कार्य जो था वो पूर्ण कर लिया था। पुत्री को अच्छा पढ़ा लिखा करके नहीं पढ़ाया था भाई, पुत्री का अच्छा पालन पोषण करके कोशिश करी थी, लेकिन विमाता जो है वो बीच में आ जाती थी तो नहीं कर पाया ऐसा भी। पुत्री का समय पूर्व विवाह करके ये जरूर कर लिया था उसने, 5 वर्ष की उम्र में गौना हो गया था और 9 साल की उम्र में उसके 5 वर्ष की उम्र में शायद विवाह हो गया था और 9 साल की उम्र तक आते आते उसका गौना भी करा दिया था। तो सही जवाब रहेगा बच्चों ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर रहेगा। और पुत्री से अगाध प्रेम करके, वो तो करता ही था बट भी माता जो है वो उसकी बीच में आ जाती थी। तो नेक्स्ट प्रश्न रहेगा बच्चों ऑप्शन स, पुत्री का समय पूर्व विवाह करके पिता ने अपना धार्मिक कर्तव्य पूर्ण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो समाचार की संरचना किस शैली में होती है? वर्णनात्मक शैली में, विवरणात्मक शैली में, उल्टा पिरामिड शैली में, या अन्वेषणात्मक शैली में? तो देखो बच्चों, अन्वेषणात्मक शैली में नहीं होती, वर्णनात्मक नहीं होती, विवरणात्मक नहीं होती, और उल्टा पिरामिड शैली में होती है। क्यों? क्योंकि समाचार ही उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। अब चाहे वो रेडियो के हो, चाहे टेलीविजन के समाचार हो, चाहे प्रिंट मीडिया के हो, तो सारे के सारे जो समाचार होते हैं वो हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। ये उल्टा पिरामिड शैली होती है, और मतलब पिरामिड को उलट दिया तो उल्टा पिरामिड शैली हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना, वो सबसे ऊपर लिखी जाती है, उसके बाद उसके घटते क्रम में ऐसे लिखी जाती है, उसके घटते महत्व के हिसाब से लिखी जाती है। और इसमें 3 जो है वो इसके भाग होते हैं उल्टा पिरामिड शैली के। एक होता है मुखड़ा, जिसे हम इंग्लिश में इंट्रो कहते हैं, इंट्रो, है ना। उसके बाद होता है बच्चों बॉडी का मतलब होता है मध्य भाग, है ना, समाचार का मध्य भाग। और फिर होता है बच्चों समापन, ठीक है, ये समापन। तो इस तरीके से ये उल्टा पिरामिड शैली होती है, इसके 3 भाग होते हैं। ये परीक्षा में आ सकता है, इसलिए मैं अच्छी तरह से समझा देता हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। लेकिन जो रेडियो समाचार होते हैं उसमें समापन जैसी कोई चीज नहीं होती है। और ध्यान रखना, ये जो अपने देखो कल मैंने आपको जो कॉपी दिखाई थी, उस कॉपी में भी ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे कि भाई रेडियो पर समाचार पढ़ने के लिए जो कॉपी तैयार की जाती है उसकी विशेषताएं बताइए, क्या क्या होनी चाहिए। तो एक पंक्ति में 10 से 12 शब्द होने चाहिए, और कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए। 1 से लेकर के 9 तक के जो अंक हैं उन्हें अंकों में लिखना चाहिए, और बाकी के जो 1 से 9 तक के अंकों को शब्दों में लिखना चाहिए और बाकी को अंकों में लिखना चाहिए। और संक्षिप्त अक्षर जो होते हैं उन्हें व्यवस्थित तरीके से लिखा जाना चाहिए। कॉपी बिल्कुल टाइप होनी चाहिए, प्रिंटेड होनी चाहिए, ताकि पढ़ने में कोई असुविधा नहीं हो। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है बच्चों कि इंटरनेट पत्रकारिता का विश्व स्तर पर प्रथम दौर कब से कब तक रहा? अब इसके भी दौर चलते हैं इंटरनेट पत्रकारिता के, और अभी वर्तमान दौर जो है उसमें इंटरनेट जो पत्रकारिता है काफी बदल चुकी है, आमूलचूल परिवर्तन आ चुका है। लेकिन शुरुआत जब हुई थी, प्रथम दौर जो हुआ था, वो कब से माना जाता है? इंटरनेट पत्रकारिता का मतलब समझते हो ना, कि आजकल आपने देखा होगा जितने भी लगभग ज्यादातर जो बड़े जो समाचार पत्र हैं वो सारे ऑनलाइन हैं।
आपको अगर कोई समाचार पढ़ना है, आप गूगल पे गए, गूगल को लिखा, आप गूगल दैनिक भास्कर समाचार पत्र बताइए, आप उसे राजस्थान पत्रिका बताइए, आप टाइम्स ऑफ इंडिया बताइए, आपको उनकी साइट मिलेगी, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। आजकल सबके जो है वो समाचार ऑनलाइन आ गए हैं, तो इसी को ही कहते हैं इंटरनेट पत्रकारिता। तो इसका जो प्रथम दौर था ना बच्चों, 1982 से 1992 में चला था, तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 1982 से 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। अगला प्रश्न है कि मुद्रित माध्यम की सीमाएं बताइए। यह है प्रिंट मीडिया। मतलब प्रिंट मीडिया क्या होता है? जो समाचार पत्र होता है, जो पत्रिकाएं होती है, वो प्रिंट मीडिया कहलाती है, वो मुद्रित माध्यम कहलाती है। तो इसकी अपनी सीमाएं होती है। क्या सीमाएं हैं? देखो भाई, कि एक तो ये क्या होता है, निरक्षर व्यक्तियों के लिए किसी काम का नहीं, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति पढ़ नहीं पाता समाचार को, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समाचार पढ़ सकता है। तो एक कमी तो इसकी ये हो गई। दूसरा क्या होता है कि ये तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। अब न्यूज़पेपर आज प्रिंट हुआ और जो समाचार कल जो घटना घटी थी वो आज हम पढ़ने को मिलेगी हमें, और आज जो कुछ भी घटना घटेगी वो उसे हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। बट बाकी जैसे टेलीविजन है, तो आज जो भी घटना घटी अभी थोड़ी देर बाद टेलीविजन पे आ जाएगा और इंटरनेट पे आ जाएगा। इंटरनेट तो सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि उस समय उसमें तो जो चीज़ हमें चाहिए वो हम निकाल सकते हैं, जो चीज़ डिमांड होती है उसको सर्च करके हम पता लगा लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं। बट टेलीविजन में भी वो अपने हिसाब से दिखाएंगे, वो वन वे है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सबकी अपनी अपनी सीमाएं, अपनी अपनी कमियां होती है। फिर इसमें देखो क्या है, इसमें एक बार समाचार छप जाने के बाद अशुद्धि सुधार नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते भाई। वो तो अगर कोई गलती हो गई तो वो तो नेक्स्ट डे अगर ध्यान में आ गई तो उसमें लिख देंगे भाई अशुद्धि थी उसमें। और फिर इसमें स्पेस और शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सारे टाइप के प्रश्न मैंने कहा था, ऑब्जेक्टिव भी है, रिक्त स्थान भी है, बड़े भी है, इसलिए एक ओवरऑल एक टेस्ट हो रहा है, रैंडमली आपका पूरा कंप्लीट टेस्ट जो है वो हो रहा है, और बीच बीच में ऐसे टेस्ट देते रहना चाहिए। बाकी चैप्टर तो हम रोज ही पढ़ते हैं, चैप्टर तो कवर हो ही रहा है, रिविजन भी हो जाए और बीच में टेस्ट भी हो जाए तो आपको थोड़ी अपनी तैयारी का पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि टिप्पणी शब्द का अंग्रेजी रूपांतर क्या है? ट्रांसलेशन, हाँ, शाब्दिक पारिभाषिक जो शब्दावली है उसमें टिप्पणी। तो बच्चों देखो कि कंसेंसस, कंसेंट, कमेंट एंड कॉन्साइज। तो राइट आंसर क्या है? कमेंट। आप जो अभी जो कमेंट कर रहे हो ना, ये क्या कर रहे हो? ये आप टिप्पणी कर रहे हो, ठीक है। ये टिप्पणी है, आप जो कमेंट भेज रहे हो ये टिप्पणी है। कोई गुड मॉर्निंग लिखता है, कोई राम राम लिखता है, कोई सुप्रभात लिखता है, कोई नमस्ते लिखता है, कोई हेलो सर लिखता है, कोई हाय सर लिखता है, और कुछ भी जो आप लिखते हो वो सारी चीजें क्या है? वो बिल्कुल कमेंट है। तो अभी आपके जो कमेंट आ रहे हैं मुझे दिख रहे हैं साफ तौर पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है नेक्स्ट, राइट आंसर हो गया। अगला देखो कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन साहब कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। काव्य पंक्ति में अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार है बच्चों? तो देखो, निज रोदन में मतलब मैं अपने अपने दुखों को जब व्यक्त करता हूं तो उसमें राग, राग का मतलब होता है संगीतात्मक भाव होता है, गीत होता है, राग है। तो अब रोने में, दुख में राग कैसा हो सकता है? बट यहाँ पे अब दोनों चीजें एक साथ बताई गई है। तो यहाँ पे जो बच्चों होता है ना, वो कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। दोनों विपरीत चीजें बताई गई है, इसलिए इसमें होता है विरोधाभास अलंकार। राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला फिर 11वां प्रश्न है कि क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है? बादल राग कविता। याद करिए निराला को। निराला क्या कहते हैं? बादल का आह्वान करते हुए कहते हैं, हे जीवन के पारावार। तो और वहां पे उसे क्रांति का प्रतीक मानते हैं। उसे क्रांति का, बादल को क्रांति करने के लिए उसका आह्वान किया गया। क्यों किया गया है? क्योंकि जो जो शोषक वर्ग है उन्होंने दबे कुचले लोगों, निर्बल लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं, और अब वो ऊपर उठना चाहते हैं, अब वो उससे निजात पाना चाहते हैं, वो उससे फ्री होना चाहते हैं, इसीलिए क्रांति हो जाए। तो ये क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है? जो दबे कुचले लोग हैं, जो वंचित हैं, जो पीड़ित हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? शोषक वर्ग, पूंजीपति, वंचित। वंचित राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। जो वंचित वर्ग है इनका प्रतिनिधित्व करती है, और वंचितों को यहाँ पे कई, इनके लिए कई शब्द कवि ने काम में लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। देखिए एक शब्द है यहाँ पे बच्चों, पानी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस काव्य पंक्ति में पानी शब्द के अनेक अर्थ प्रकट करता है, इसीलिए कौन सा अलंकार कौन सा है ये बताना है। पानी शब्द, मोती के लिए इसका अलग अर्थ होता है, मानुष के लिए इसका अलग अर्थ होता है, मोती के लिए इसका अर्थ होता है बच्चों चमक, है ना। पानी का मतलब होता है
चमक। मानुष यानी मनुष्य, तो मनुष्य के लिए इसका पानी का अर्थ होता है बच्चों इज्जत, है ना, मनुष्य की इज्जत। और चून का मतलब जो चूना होता है या फिर आटा भी हम कह सकते हैं, चूना जो होता है उसमें पानी डालेंगे तभी उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो इसके लिए पानी का मतलब होता है बच्चों पानी, राइट, पानी का मतलब पानी। तो अब यहां पे बताइए, एक शब्द है पानी और इसके तीन अलग अलग अर्थ हैं, तो यहां पे अलंकार कौन सा होता है? तो कहा गया है ना कि अगर मान लो कोई शब्द की आवृत्ति नहीं होती है लेकिन फिर भी उसके अर्थ अगर भिन्न भिन्न होते हैं तो वहां पे होता है श्लेष अलंकार। तो यहां पे रहेगा बच्चों श्लेष अलंकार, क्योंकि श्लेष का शाब्दिक अर्थ ही होता है बच्चों, शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ होना, है ना, चिपका हुआ होना। क्या चिपका हुआ होना? चिपका हुआ होना कि एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। तो एक शब्द में, पानी शब्द में तीन अर्थ चिपके हुए हैं, तो वहां पे होता है श्लेष अलंकार। और एक होता है ना कि शब्द का रिपीटेशन होता है, शब्द की आवृत्ति होती है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, तो वहां पे होता है यमक अलंकार। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादक ता अधिकाय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, और श्लेष अलंकार हो गया ये तो। हाँ, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। कब गई सबसे तेज बौछारें? कौन से महीने में गई सबसे तेज बौछारें? कार्तिक में, भाद्रपद में, श्रावण में या फाल्गुन में? तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा भाई भाद्रपद में, है ना। भादो गया, भादो मतलब भाद्रपद महीना गया और तेज बौछारें गिरने की संभावना समाप्त हो गई, तो सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया। जब भादो गया तब, और फिर क्या होता है? फिर एक नया सवेरा होता है, एक खिलता आसमान जो है, मतलब एक साफ आसमान जो है वो दिखाई देता है। तो यहां पे राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, तुलसीदास के साहित्य में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो तुलसी के, भाई हमने देखो पहला प्रश्न भी तुलसी से ही शुरू किया था और एक बार फिर से मुझे याद आया तुलसी पे। तुलसीदास पर निबंध भी आ सकता है, इसलिए आप याद करिए, मेरे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास। बहुत अच्छा निबंध हमने तैयार किया हुआ है, आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा बच्चों। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, और आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए तो आपको एक लिंक मिल जाएगा हमारे सारे जो हमारा ऐप है उसका, हमारी वेबसाइट का, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, इन सभी का लिंक मिल जाएगा। तो नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। ये सारी जो हम सीरीज चल रही है हमारे बच्चों, इसकी पीडीएफ प्लस इसका वीडियो क्रम से 1 2 3 4, जैसे आज हम 21वां पार्ट पढ़ रहे हैं इसका, तो ये सारी हमारे ऐप में मिल जाएगी। ऐप जो है वो एजुकेशन राइज, EDUCATION, है ना, एजुकेशन राइज। तो यहाँ ये ऐप है और यहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा ओनली 11 रुपए में। चलिए अब देखो प्रश्न क्या है कि तुलसीदास के साहित्य में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो तुलसी के साहित्य में बच्चों संस्कृत नहीं है, संस्कृत नहीं है, और अवधी है, खड़ी बोली नहीं, तो अवधी और ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर रहेगा इनका ऑप्शन, ठीक है, अवधी और ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है। तो देखो आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है नेक्स्ट क्लास का भी, तो अपन 7 बजे फिर से हिंदी साहित्य की क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी मुझे बताइएगा और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।